So today we are going to talk about acid hydrolysis. तो acid hydrolysis को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि hydrolysis क्या है। तो जब भी substitution reactions के अंदर अगर ligand को हम replace करते हैं किसी water molecule से या किसी OH group से, तो उसको हम hydrolysis reaction कहते हैं। This can be divided into two types. One is acid hydrolysis and the other is base hydrolysis. Acid hydrolysis जो है, they are carried out in the acidic medium, and in this reaction the ligand is replaced by the water molecule. तो इस reaction के अंदर जो ligand है उसको हम replace करते हैं water molecule से। और base hydrolysis जो है वो generally एक basic medium में किया जाता है, और यहाँ पे जो ligand है उसको हम replace करते हैं by the OH group. अब एसिड हाइड्रोलिसिस को फर्दर जो है दो ग्रुप्स में और पढ़ा जा सकता है, विदाउट H+ कैटलिस्ट एंड विद H+ कैटलिस्ट। आज जो अपन देख रहे हैं दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी द विदाउट H+ कैटलिस्ट, और इसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला सिग्मा डोनर लिगेंड, यानी जो हमारा इनर्ट लिगेंड है वो सिग्मा डोनर लिगेंड हो। सेकेंड केस जब हमारा इनर्ट लिगेंड जो है वो पाई डोनर लिगेंड हो, और तीसरा केस जब हमारा इनर्ट लिगेंड जो है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो। तो अब मेन चीज आती है, तो व्हाट इज इनर्ट लिगेंड। हम इनर्ट लिगेंड किसको कहते हैं? तो इनर्ट लिगेंड क्या है? ऐसा लिगेंड कॉम्प्लेक्स में जो कि मेटल आयन के साथ में परमानेंटली अटैच रहता है, इवन इन द प्रोडक्ट ऑल्सो। जो लिविंग ग्रुप है उसके अलावा बाकी के जितने भी लिगेंड जो मेटल से परमानेंटली जुड़े रहेंगे उनको हम इनर्ट लिगेंड कहते हैं। तो फर्स्ट केस अपन जो पिकअप कर रहे हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस व्हेन नो इनर्ट लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स इज पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। तो यहाँ जो इनर्ट लिगेंड है वो किस नेचर का है? इट इज अ सिग्मा डोनर टाइप ऑफ लिगेंड। अब पहला जो मैकेनिज्म है उसके अंदर हम जब बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म में, वी नो SN1 मैकेनिज्म क्या है? एक डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है। तो SN1 मैकेनिज्म ऑफ दिस इक्वेशन, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज दैट इन विच द बॉन्ड between metal and the ligand dissociates to produce a 5 coordinated complex as an intermediate which then quickly reacts with the water. तो हम जब यहाँ पे इक्वेशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इक्वेशन क्या है? हाइड्रोलिसिस का दूसरा नाम जो है उसको हम इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल यानी एक्वा जो है वो लिगेंड को रिप्लेस करता है, तो इसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब इसका अगर हम SN1 मैकेनिज्म देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर मेटल और लिगेंड जो यहाँ से लिविंग ग्रुप है उसके बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होता है, और यहाँ पे हमको एक 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये इंटरमीडिएट जो है सेकंड स्टेप के अंदर इट क्विकली रिएक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये इमीडिएटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे जो रेट ऑफ इक्वेशन है वो डिपेंड करती है सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। Now when we talk about SN2 mechanism, तो अब SN2 mechanism क्या है? एक एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, यानी जिसमें लिगेंड पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स के साथ में जुड़ेगा और उसके बाद लिविंग ग्रुप जो है वो ब्रेक होकर के अलग होता है। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इट इज दैट इन विच a 7 coordinated intermediate is formed which then readily gives up the living group X minus to yield an equated product. तो SN2 के अंदर क्या हो रहा है? पहली वाले स्टेप के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होकर के एक 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनाता है, दैट इज यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। और ये फिर इंटरमीडिएट जो है इमीडिएटली फास्ट स्टेप के अंदर जो सेकेंड स्टेप है उसमें से लिविंग ग्रुप जो है यहाँ से डिटैच होकर के अलग हो जाता है, एंड वी गेट द इक्वेटेड प्रोडक्ट। सो यहाँ पे रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इट इज डिपेंडिंग ऑन दी reactant as well as on the water concentration. But ये reaction जो है it is a pseudo first order reaction because यहाँ जो water present है वो काफी abundance में present होता है, और इसलिए इसका जो concentration है वो constant रहता है। Hence, the rate of equation it becomes K2
MaX 5x to the power n plus into a constant। तो चूंकि वाटर क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको अगर कांस्टेंट मान ले तो बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है, दैट इज ओनली ऑन द concentration of the reactant। Thus, both SN1 and SN2 pathways predict that the rate of the reaction would be dependent only on the concentration of the complex। तो SN1 and SN2 में हमको क्या पता पड़ता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही। So the kinetic measurements of both the equation process, it fails to establish whether the equation reaction follows SN1 और SN2 mechanism। तब सिर्फ काइनेटिक मेजरमेंट के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि ये जो रिएक्शन है वो SN1 को फॉलो कर रहा है या SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। सो वी हैव टू कंसीडर सम अदर फैक्टर्स व्हिच डिसाइड कि जो मैकेनिज्म है वो कौन से पाथवे से फॉलो करेगा, क्या वो SN1 के थ्रू होगा या SN2 के मैकेनिज्म के पाथवे के थ्रू होगा। So some other factors that affect the rate constant of these reactions can give us an information about the nature of the mechanism by which these reaction proceeds। तो हम आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमको ये बता सकते हैं कि ये मेथड SN1 के थ्रू हो रहा है या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। So let's see those factors। सबसे पहला फैक्टर है चार्ज ऑन दी सबस्ट्रेट, सेकेंड उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एंड द लिविंग ग्रुप बॉन्ड, और इसको के अंदर ही हम नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप को भी इसी के पॉइंट के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द इनर्ट लिगेंड, और इनर्ट जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स है तो ये जो A5 यहाँ पे है ये सारे क्या है, दीज आर द इनर्ट लिगेंड जो कि कॉम्प्लेक्स को लीव नहीं करते हैं। फोर्थ फैक्टर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ द किलेटिंग लिगेंड, इसके अंदर हम सॉल्वेंट इफेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं या इसको हम इस हेडिंग के अंदर भी समझा सकते हैं। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द किलेटिंग लिगेंड्स, या हम इसको स्टेरिक इफेक्ट की बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो भी हमारा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो ड्यूरिंग द इक्वेशन ऑफ द मेटल आयंस एंड इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिएक्टिंग स्पीशीज डिक्रीजेस इस रेट ऑफ इक्वेशन। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे मेटल का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया उसके अंदर रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो डिक्रीज होती चली गई। फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ cis CO En2Cl2 is 100 times faster than that of cis CO En whole twice ClH2O। तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें ये पाया गया कि जो पहला केस है जिसके ऊपर मेटल के ऊपर चार्ज है वो +1 है, सेकंड के अंदर चार्ज कितना है +2 है। तो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो सेकंड वाले से 100 टाइम्स फास्टर है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो कम होती चली जाएगी। सो लेस द पॉजिटिव चार्ज फास्टर इज द एक्सचेंज। तो पहले केस के अंदर 100 टाइम्स फास्टर है और सेकंड केस में जहां पॉजिटिव चार्ज 2+ में आ गया उसका रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो कम होती चली गई। दिस सजेस्ट दैट SN1 dissociative path is followed for the equation process। अब इन प्रोसेस के बेसिस पे ये तय किया गया कि ये प्रोसेस जो है वो SN1 dissociative path को फॉलो कर रहा है। How? See, since as the positive charge on the substrate increases, it makes a dissociation of the leaving group from the metal M more difficult and making this reaction slower। तो जैसे जैसे हमारे सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ये पॉजिटिव चार्ज जो लिविंग ग्रुप है उसके डिसोसिएशन को और मुश्किल बनाता जाता है, बिकॉज जितना पॉजिटिव होगा ये इस लिविंग ग्रुप को जो है उतनी आसानी से जाने नहीं देगा। दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकेंड रिएक्शन। जो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो यहाँ पे इस केस के अंदर जो है रिएक्शन स्लो हो गई बिकॉज ये लिविंग ग्रुप को इजीली जाने नहीं देता। इफ दिस इक्वेशन हैड अकर्ड थ्रू SN2 पाथवे, और अगर यही चीज हमारी अगर SN2 पाथवे से हो रहा होता दैट मीन्स कि इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज
की वजह से यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए था अगर सबस्ट्रेट यहाँ से लीव करता है तो. सो देयर इज नो मेजर इफेक्ट ऑन द सबस्ट्रेट, would not have made any major effect on the rate of the equation process because SN2 के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है that is associative. तो यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक होना ही नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. So this is because the increase in the charge not only makes the breaking of the metal and the ligand bond more difficult, but also makes the formation of metal and the water bond more easy. तो यहाँ पे हम इसके बेसिस पे समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, SN1 के थ्रू हो रहा है क्योंकि SN1 के थ्रू डिसोसिएटिव पाथवे है और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में हमको चेंज मिल रहा है जब पॉजिटिव चार्ज जो है मेटल के ऊपर वो चेंज हो रहा है. Next point is strength of metal and ligand, that is the metal and the living group bond. इसमें पहला पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं, द रेट ऑफ इक्वेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप एक्स. तो जैसे जैसे लिविंग ग्रुप जो है उसकी बेसिसिटी बढ़ती है रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो भी कम होता चला जाता है. सिंस strength of metal and the ligand bond is directly proportional to the basicity of the group X, we can also say that the rate of equation decreases with the increase in the strength of metal and ligand bond. अब चूंकि हमें ये पता है कि जैसे basicity किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, it is proportional to this metal and this ligand strength. तो अगर हमारा metal और ligand का strength अगर बढ़ रहा है then also we can say कि हमारा rate of equation जो है वो decrease होता जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इक्वेशन जब डिक्रीज हो रही है उस केस में क्या होगा, दैट इज व्हेन द बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीजिंग और व्हेन द मेटल एंड द लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. So this is an example that you can see. As the basicity increases, the rate of equation keeps on decreasing. And again this can also be explained with the help of HSAB concept. अब HSAB concept is basically what कि जब भी कोई हार्ड मेटल है तो वो प्रिफर करता है कि एक हार्ड लिगेंड के साथ में बॉन्ड बनाए और अगर वीक लिगेंड है तो वो प्रिफर करता है कि वीक मेटल के साथ में अपना बॉन्ड बनाए. तो दैट इज एन HSAB concept. So if we consider the metal, तो 3D वाले जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं एंड एस में मूव डाउन द ग्रुप वो मेटल जो है वो सॉफ्ट होते जाते हैं. उसी तरह से जब अपन लिगेंड्स के अंदर बात करते हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम हम ग्रुप के ऊपर मूव करते हैं तो हार्ड ऊपर जो लिगेंड है नॉन मेटल है वो हार्ड है एंड एस में मूव डाउन टुवर्ड्स द लोअर ग्रुप साइड, the ligands or the non-metals, they are converted into the soft nature. So let's take the example of कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस. अब यहाँ पे हमें पता है कि कोबाल्ट क्या है. कोबाल्ट जो है हार्ड मेटल है और इसके साथ में हमने डिफरेंट लिगेंड्स लिए हैं, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड. यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो फ्लोराइड के साथ में बनाएगा बिकॉज फ्लोराइड भी किस नेचर का है, इट इज अ हार्ड लिगेंड. और उसके कंपैरिजन में कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स ब्रोमाइड के साथ में है वो कंपैरेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बिकॉज ब्रोमाइड जो है इट इज अ सॉफ्ट लिगेंड. So again we can explain this on the basis of HSAB concept. इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज द इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप. नाउ द रेट ऑफ इक्वेशन of the complex ion depends on the nature of the living group, indicating that breaking of the metal and the ligand bond is important in reaching the intermediate species. The reactivity of the living group X shows a decrease in the order given below. तो अगर हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट जो है वो सबसे फास्ट लीव करता है, उसके बाद नाइट्रो है, आयोडो है, ब्रोमो है, क्लोरो है एंड सो ऑन. तो रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप का नेचर किस तरह का है.
So this order corresponds to the order of the decreasing thermodynamic stability of the complexes formed with these groups, and the results are in the favor of SN1 mechanism. तो अगेन यहाँ पे देखा गया कि जैसे जैसे हमने लिगेंड्स को बदला, रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज आया, और इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में जो है वो लिविंग ग्रुप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर यहाँ से डिसोसिएट होकर के अलग होता है, और इसके अलग होने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी हमको अलग अलग मिलती है, कि अगर कार्बोनेट है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगी, अगर नाइट्रेटो है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमको अलग मिल रही है। दिस शोज कि प्रोसेस जो है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। Next, we are going to see the third point, that is the inductive effect of the inert ligand. The ligands which remain attached to the metal ion during the substitution reaction of a complex are known as the inert ligands. जैसे inert ligand अभी मैंने बताया कि वो ligands जो metal के साथ में attached रहते हैं पूरे substitution reaction में, उनको हम inert ligand कहते हैं. Now the rate of equation reaction varies with the basicity of the inert ligand. अब again यहाँ देखा गया कि जो inert ligand है उसकी बेसिसिटी के ऊपर रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो डिपेंड करती है या उसके अकॉर्डिंगली चेंज भी होती है. सो हियर वी आर टेकिंग वन एग्जांपल जहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूटेड pyridine जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कॉम्प्लेक्स के अंदर. नाउ द ग्रेटर बेसिसिटी और द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर or the power of the inert ligand, greater will be the accumulation of the negative charge on the cobalt, will help in easier heterolytic dissociation of cobalt and the chloride bond. Now what we see कि यहाँ पे जब हमने pyridine के बदले हमने एक substituted pyridine यहाँ पे लिया है, तो we see कि ये क्या है, एक बेसिक ligand है, बेसिसिटी इसकी ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसके ऊपर तो कोबाल्ट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ कोबाल्ट और क्लोराइड के बॉन्ड को टूटने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है इस बॉन्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपेल करेगा, उसको पुश आउट करेगा, तो क्लोराइड जो है यहाँ से ज्यादा इजीली यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा. So this again points towards your SN1 mechanism. तो यहाँ पे इससे और फर्दर क्लियर होता है कि जैसे ही यहाँ पे इस तरह का लिगेंड प्रेजेंट था जो कि बेसिक नेचर जिसकी बेसिसिटी ज्यादा थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया. अगर यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि ये मैकेनिज्म SN2 के थ्रू हो रहा है, मगर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होने की वजह से वी कैन से कि यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो डिसोसिएटिव है, and this reaction is following an SN1 mechanism. Next, we are going to see the point, presence of the chelating ligands, or we can even talk about the solvent effect. Now, when we talk about the ammonia molecules, अब अगर हमारा ये कॉम्प्लेक्स लिया है जिसके अंदर यहाँ पे जो लिगेंड है वो है अमीन है, इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम इस अमीन या अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को हम रिप्लेस कर देते हैं पार्शियली और कंप्लीटली बाय द पॉलीअमीन्स लाइक इथाइलिन डाइअमीन और ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन और डाई ethylene triamine or tetraethylene pentamine etc. Then the rate of the equation of the complex is decreased with an increase in the number of CH2 chelate links in the complex and the rate of the equation decreases. अब हमने क्या किया कि अगर हम सपोज इस कॉम्प्लेक्स में जो अमीन ग्रुप थे या उसको अगर हम इस तरह के पॉलीअमीन से रिप्लेस कर देते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे CH2 की किलेट लिंक्स को जो है इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे ही इस तरह के किलेट लिगेंड्स को हम जब ऐड करते हैं तो रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है. दिस इज ड्यू टू द chelation. Thus, due to the chelation, the cobalt and the nitrogen bond distance should be shortened and more charge on the cobalt ion in the chelated complexes is transferred as compared to the monodentate complex. अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कीलेशन हो रहा है तो कीलेशन की वजह से क्या होगा, कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो छोटा हो जाएगा, और इसके अलावा जो कोबाल्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव
चार्ज है या उसके ऊपर जो चार्ज है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कीलेट कॉम्प्लेक्सेस है मोनोडेंटेड लिगेंड की कंपैरिजन में चार्ज जो है वो ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, और इस इफेक्ट की वजह से रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो एक्चुअली हमारी बढ़नी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है. हाउ इट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट इज डिक्रीजिंग? नाउ दिस हैपेंस बिकॉज द कीलेट कॉम्प्लेक्स इन बोथ द ग्राउंड स्टेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज सॉल्वेटेड. यहाँ पे बेसिकली जो रोल है वो किसका है? वो सॉल्वेशन एनर्जी का है. यहाँ पे जब भी बॉन्ड ब्रेक होकर के जो लिविंग ग्रुप है वो जब अलग हो जाता है तो इमीडिएटली जो हमारा इंटरमीडिएट स्पीशीज है और जो हमारे लिविंग ग्रुप है वो वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से सराउंड हो जाता है, यानी उसका सॉल्वेशन हो जाता है. सो जब भी सॉल्वेशन होता है तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होता है वो इंटरमीडिएट स्पीशीज उतनी ज्यादा स्टेबलाइज होती है, और इंटरमीडिएट स्पीशीज जितनी स्टेबलाइज होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा. सो also the replacement of this amine molecule by the polyamine increases the size of the chelate complexes. अब दूसरा एक और रीजन जो है रेट डिक्रीज होने का वो ये है कि जब हम कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी जब हम यहाँ पे अमोनिया या अमीन मॉलिक्यूल को किसी पॉलीअमीन से रिप्लेस कर देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, और जब भी साइज बड़ा होता है आयन का तो उसकी सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, एंड thus its solution energy will be less and hence less easily it will be formed. और जितनी कम सॉल्वेशन एनर्जी होगी यानी वो इतना स्लोली जो है वो फर्दर रिएक्ट करेगा. तो दो रीजंस यहाँ पे है. पहला तो कीलेट कॉम्प्लेक्सेस की साइज बड़ी है इसलिए उसका सॉल्वेशन नहीं होता, और दूसरा चूंकि ये कीलेट कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे स्पीशीज को ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे ये मोर देन वन बॉन्ड से मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है. सो दिस इज अ सॉल्वेशन. अगर हम समझे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक हो रहा है तो ये इंटरमीडिएट स्पीशीज में सेपरेट आउट हो रहा है और ये हमारा लिविंग ग्रुप जो है वो अलग हो रहा है. तो इन दोनों की दोनों क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से जो है वो सराउंड हो जाते हैं. अगर साइज बड़ी होगी तो इसका सॉल्वेशन इतना प्रॉपरली नहीं होगा, और जब सॉल्वेशन एनर्जी कम होती है तो ये फर्दर आगे रिएक्शन स्लो करते हैं. Thus, stability of the transition state will be reduced and the solution is less efficient when the chloride ion is only partially lost. The rate of equation is reduced or slowed down by the chelation because of the reduced stability of the transition state due to the less efficient solution. So we have to remember कि rate of equation हमारा कम हो जाएगा अगर हमारा complex जो है उसमें हम मोनोडेंटेट की जगह पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का यूज करते हैं या उसका किलेशन करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट मिलती है उसकी स्टेबिलिटी हमको कम मिलती है क्योंकि उसका सॉल्वेशन जो है बहुत ज्यादा इफिशिएंटली नहीं होता है. सो वी हैव टू सी कि एक बार की सॉल्वेंट थ्योरी हमारी क्या कहती है. According to the solvent theory, in the aqueous medium, all the reacting species, the transition complex and the products are in the hydrated state. यहाँ पे solvent हमारा क्या है, water है. Hydration of any species decreases its energy and stabilizes it. More the hydration, then more the stabilization. और जब भी किसी species का hydration होता है या solvation होता है तो उसकी energy में decrease आता है और वो stabilize होती है. और जब भी stabilization हो रहा है, that means जितना ज़्यादा hydration होगा उतना ही ज़्यादा उसका stabilization होगा. अब कब होगा stabilization? Greater the charge and smaller the size of the species. देखिए दोनों चीजें सिमिलर है. चार्ज जितना ज्यादा होगा और साइज जितनी छोटी होती जाएगी, greater will be the hydration and hence more will be the stabilization. तो स्मॉल साइज जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन और हाइड्रेशन के लिए. Then the presence of the chelating groups cause increase in the size. अब चूंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, पॉलीडेंटेट ले लिया तो चिलेशन हो रहा है. तो किलेट
ग्रुप्स की वजह से साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी एंड सो इट इज हाइड्रेटेड टू अ लेसर एक्सटेंट। तो यहाँ पे जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा जितना कि मोनोडेंटेड लिगेंड की केस में हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो साइज है मॉलिक्यूल की वो छोटी हो जाएगी एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो जहाँ कीलेटिंग ग्रुप्स है साइज बड़ी होने की वजह से उनका हाइड्रेशन जो है वो लेसर एक्सटेंट पे होता है और इसलिए इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए फॉर देयर फॉर्मेशन। Similarly, the 5-coordinated intermediate formed during the equation through SN1 mechanism is smaller in size than the 7-coordinated intermediate formed in SN2. अब हमको ये भी पता है कि अगर SN1 mechanism के थ्रू हो रहा है तो जो ट्रांजिशन स्टेट में हमको इंटरमीडिएट मिल रहा है वो किस तरह का है, वो 5-coordinated intermediate है। मगर SN2 के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, उसकी साइज बड़ी है क्योंकि वो क्या है, एक 7-coordinated इंटरमीडिएट है। तो स्मॉलर साइज हमको कहाँ मिल रही है, अगर वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। सो जब भी 5-coordinated इंटरमीडिएट है तो बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज इट विल गेट हाइड्रेटेड एंड स्टेबलाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा और स्टेबलाइज भी ज्यादा होगा एंड दिस greater stability of a 5-coordinate intermediate makes the SN1 mechanism more feasible than SN2 mechanism. तो अगेन हमको यहाँ पे पता पड़ रहा है कि जो पाथवे फॉलो किया जा रहा है एसिड हाइड्रोलिसिस में वो कौन सा प्रेफरेबल पाथवे है, वो है SN1 mechanism. Now next that is a substitution of the chelating ligands or the steric effect. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, next दोनों points हम इसी में include कर सकते हैं. Now when the hydrogen atom on the carbon or the nitrogen atom on the En group of this trans cobalt En2Cl2 are replaced by an alkyl group such as CH3 or C2H5 etc. This ligand becomes bulky. अब इथाइलिन डाइअमीन का जो कॉम्प्लेक्स है we know that is what NH2 CH2 CH2 NH2 right. अब अगर हम कार्बन का जो CH2 कार्बन है या जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ हाइड्रोजन हटा करके और वहां पे अल्काइल या मिथाइल ग्रुप को जोड़ दें तो लिगेंड हमारा और ज्यादा बल्की हो जाएगा या हम ये कहेंगे इट इज मोर क्राउडेड और स्ट्रेन. So the steric overcrowding around the metal ion it favors a dissociative SN1 mechanism. तो अगेन हम ये देखते हैं कि अगर ओवरक्राउडिंग हो रही है तो उस केस में प्रेफरेबल पाथवे कौन सा होगा, डिसोसिएटिव एसिड मैकेनिज्म होगा, क्योंकि अगर एसोसिएटिव होगा तो जो स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट वो और ज्यादा बल्की हो जाएगा. मगर SN1 मैकेनिज्म में क्या है कि चूंकि फर्स्ट स्टेप में ही हमारा बॉन्ड लिविंग ग्रुप का टूट करके अलग हो रहा है तो स्टेरिक क्राउडिंग जो है थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी. The crowding on the complex with coordination number 6 is reduced and converted to a 5-coordinated complex, thus reducing the congestion around the metal. तो SN1 mechanism कैसे help कर रहा है कि 6 coordination number में dissociation होकर के चूंकि वो 5-coordinate complex बना रहा है तो जो crowding हो रही है यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स की वजह से उसमें थोड़ा सा relaxation आ जाता है for the time being and the intermediate is then लेस स्ट्रेन. और तो इस वक्त जब हमको इंटरमीडिएट मिलेगा उसके ऊपर स्ट्रेन कम होगा. सो SN1 प्रोसेस जो है इट इज एन इजियर एंड इट अकर्स रैपिडली. SN2 मैकेनिज्म जो है इट इज रिटार्टेड बाय द स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो SN2 मैकेनिज्म को होने से रोकती है क्योंकि ओवर क्राउडेड होने की वजह से ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा. The crowding on the complex is increased as it converts to the transition state of coordination number 7. तब SN1 में क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट में ऑलरेडी जो है यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बन लेंगे जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ेगी और ये ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा. सो द ट्रांजिशन स्टेट जो है इट इज मोर स्ट्रेन एंड हैज SN2 मैकेनिज्म इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट. So if we consider this, compare different examples, यहाँ पे हम
ए जो है वो उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं और हम कंपेयर करें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस कोबाल्ट AA2Cl2 एट 25 डिग्री एंड pH 1, यहाँ पे अगर हमारा जो AA वाला जो किलेटिक कॉम्प्लेक्स है इफ इट इज इथाइलिन डायमीन, तो उस वक्त उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस 1.9 10 टू द पावर 3 मिलता है। अगर इसको यहाँ पे हम जो है प्रोपाइलिन डायमीन लेते हैं दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स, तो हमने क्या किया CH2 में से इस कार्बन का एक हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर रिप्लेस कर दिया एक अल्काइल ग्रुप को, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज 3.7 10 टू द पावर 3 एंड इसको और फर्दर हमने इसको बल्कि कर दिया यहाँ पे by taking DL butylene diamine and the rate of reaction is 8.8 into 10 to the power 3. So we see that increase in the number of sites of the alkyl group substituted in the place of hydrogen atom of the CH2 group leads to an increase in the rate of hydrolysis and this favors the SN1 mechanism. तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ता चला गया उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ती चली गई, क्योंकि बल्कि ग्रुप है तो डिसोसिएटिव को प्रिफर करके ये जल्दी और ज्यादा फर्दर रिएक्ट करके और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। So this favors SN1 mechanism. अब इसी के बाद हम अगर 5 के अलावा अगर हम 6 मेंबर्ड की बात करें तो 6 मेंबर्ड किलेट रिंग जो है it produces more steric strain than a 5 membered ring. तो अगर किलेट रिंग में 5 मेंबर्ड रिंग के बदले अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसका steric strain जो है और ज्यादा पड़ेगा, and so the complexes having a 6 membered chelate will equate faster than the complexes having 5 membered chelate ring in the case of SN1 mechanism. And so this is how the process occurs, and we can now say कि ये जो acid hydrolysis है इसका जो preferable mechanism है वो SN1 mechanism है. So in this video we are taking up this first point where the inert ligand was a sigma ligand, and in the next video we are going to take the mechanism of acid hydrolysis where the inert ligand is a pi donor.